तो क्लास 10th के हम पार्ट सेकंड पर पहुंचते हैं। तो पेपर में कौन कौन से सवाल ज़्यादा पढ़ने हैं, तो हमने 3 पार्ट कराए हैं। इसमें रखो पे कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। फिजिक्स के बारे में बता दिया क्या क्या पढ़ना है। आज जो हमने यूनिट लिया है तो क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में बताएंगे, और 2-3 दिन बाद फिर हम क्लास 12th के लेंगे पार्ट ऑफ। उसमें 4-5 वीडियोस देंगे, फिजिक्स की 4-5 यूनिटों के बारे में बताएंगे, ऐसे केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उन्हीं से संबंधित चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, वहीं से पेपर आएगा। पॉज कर दो। तो देखिए, आज हम फिजिक्स का समझा दिया, केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान क्लास 10th के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़नी। चलो, तो केमिस्ट्री में आप देखें, पहला चैप्टर है, प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं यहां पर। अपचयन, उपचयन, ऑक्सीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इनके बारे में पढ़ लेना। और विस्थापन वाली, ऊष्मा छेदी वाली, है ना। हालांकि अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो संयोजन भी है, वियोजन भी है, लेकिन अभिक्रिया में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनके बारे में आप सारे बच्चे नोट कर लें इस बात को। अगर आप सुन नहीं पा रहे तो मुझे से मैं बोल रहा हूँ लगातार, ये पढ़, है ना। और पहले चैप्टर में कभी कभी आता है संतुलित करने के लिए, ऑप्शंस में आ जाता है संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरणों की बात होगी, आ जाता है कई बार रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। और पहले चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है दूसरा पॉइंट, संक्षारण। संक्षारण या विकृत गंधता। संक्षारण क्या है वो समझ लेना है ना। जब किसी धातु पर वर्षा वगैरह या पानी की जो नमी की वजह से जो है ना, जो जंग लग जाती है, ये संक्षारण कहलाता है। ये पढ़ना है, मैं तो इनके बारे में डिटेल्स नहीं जा रहा, है ना। और विस्थापन के बारे में कई बार ऑप्शन में आ जाता है, जैसे जिंक की क्रिया करा दी CuSO4 के साथ, तो यहाँ ऑप्शन में जैसे ZnSO4 प्लस Cu। अब ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है, कई बार ऐसा पूछ लेता है। तो ये क्या हुआ है, Zn यहाँ पहुंच गए, सल्फेट के साथ में कॉपर अलग निकल गया है, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। कैसी है, विस्थापन। बाकी के देखो SO4 सेम है, Cu की जगह पर ये आ गया है और इसकी जगह पर ये पहुंच गया है, ठीक है। तो यही जो स्थान चेंज हुआ है इसको विस्थापन है। अगर इसमें जैसे आप देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं कि हम जो क्रिया कराते हैं वो है ना, वो क्या सफेदी वाली, हाँ, बुझा हुआ चूना वाली जो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया आप ऐसे नोट करते चले क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में ऑप्शन में आ जाती है। बाकी पहले चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है और ये चीजें इम्पोर्टेंट है, विद उदाहरण याद रखें, विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला पॉइंट खत्म होगा। ऐसे ही हम क्लास 12th के बारे में, प्रत्येक यूनिट के बारे में उसमें 4-5 वीडियो बनानी पड़ेगी, प्रत्येक यूनिट के बारे में बताएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो में और हिंदी में, अंग्रेजी में, सबके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद दूसरे चैप्टर पर हम आ जाते हैं, अम्ल और क्षार। दूसरे चैप्टर पर हम आ जाते हैं अम्ल और क्षार वाले को। देखिए, अम्ल व क्षार, ठीक है। अम्ल के बारे में pH मान संबंधित आगे प्रश्न आने के चांसेस रह सकते हैं। pH मान, है ना, और pH में ध्यान रखना, pH प्लस POH, ये पॉजिटिव 7, ये नेगेटिव 7, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो रहा है, 14। कितना हो रहा है तो बताइए। उसमें pH मान संबंधित आगे प्रश्न डिवाइड करके टाइप में यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप लोग क्षार में क्या आ सकता है,
लवण के बारे में पूछ सकता है, लवण के बारे में। और ध्यान रखना अम्ल और जब क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। यही क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है, और ध्यान रखना अलग अलग धातुओं में धातुओं को क्रिया किससे कराने पर कार्बोनेट से करा दो, और धातु अम्ल की क्रिया अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से करा दो, धातुओं से करा दो। क्या क्या प्राप्त होता है, एक एक दो दो आप क्या याद रखेंगे, वो याद रखना है आपको, क्या रिएक्शन याद रखना है, अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक है, और इस चैप्टर में पीएच संबंधित एक और प्रश्न बन के आ जाता है थ्योरी में, क्या दैनिक जीवन में पीएच का मान क्या मतलब है। यह आ जाता है कि अम्लीय वर्षा संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। अम्लीय वर्षा का क्या मतलब है, ताजमहल को खतरा क्यों है, ऐसी चीजें इसमें पीएच संबंधित पूछ सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर था, इसमें से यही चीजें पढ़नी है आपको, है ना, ये चीजें पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज तो पढ़नी है, यहाँ से पेपर पूछ रहा है। अगले चैप्टर पर पहुंचते हैं, हो गया ये। और इसी चैप्टर में सॉरी मुझे याद नहीं रहा, लवणों में ही कास्टिक सोडा, धावन सोडा, पीओपी, ठीक है, ये चीज भी आपको पढ़ लेगी, है ना। धावन सोडा, है ना, धावन सोडा और ये कास्टिक सोडा, पीओपी क्या है, और क्या है, जिप्सम के बारे में आ सकता है। ठीक है, ऐसे ये 4-5 चीजें भी पढ़ लेनी है, ये जरूर पढ़ के जानी है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये इन चीजों संबंधित या सूत्र नहीं पूछा हो गया हो, या इसके उपयोग क्या है, पीओपी का यूज क्या है ना। यहाँ से जरूर आता है, यहाँ से, और आप लोग चार के इस यहाँ से कई बार पीएच मालूम हो सकता है। तीनों चीजों में से इन चीजों को ज्यादा पढ़ के जाना है। तीनों चीजें इंपोर्टेंट बताई है, लेकिन इन चीजों को ज्यादा पढ़ के जाना है ना। न्यूमेरिकल में आगे प्रश्न में या बहुविकल्प में शायद इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, जिप्सम और ये सब। आगे खाने का सोडा क्या है, धावन सोडा क्या है ना, कैटेगरी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये चीजें जरूर याद रखें। अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, हमारा अगला चैप्टर है धातु और अधातु। धातु और उसमें क्या इंपोर्टेंट है वो देख लीजिए। धातु और अधातुओं में धातुओं के गुण आ सकते हैं, अयस्क के बारे में पूछ सकता है, धातुओं के गुण क्या है, वैद्युत चालकता, अंतर याद रखना, धातु अधातु अंतर इनके पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें इंपोर्टेंट है कौन सी, रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसकी, धातुओं संबंधित अधातुओं संबंधित वैद्युत रासायनिक श्रेणी भयंकर इंपोर्टेंट है। ठीक है भैया, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अयस्क से संबंधित पूछ सकता है, और निष्कर्षण क्या होता है, निष्कर्षण कैसे प्राप्त की धातु, वो पूछ सकता है। और रासायनिक श्रेणी में ये प्रश्न पूछ सकता है, जेड की क्रिया कैसे कराई, कॉपर CuSO, कॉपर सल्फेट से प्राप्त की हमने, तो किसका असर ज्यादा हुआ। वैसे तो रासायनिक श्रेणी में ये तो बताया है, धातुओं को एक टेबल में रखा गया जिसमें मध्य में स्थान दिया गया हाइड्रोजन को, नीचे ऋणात्मक क्रियाशीलता की उपस्थिति में बढ़ती हुए क्रम में रखा गया, ऊपर जो धातु है पोटेशियम या सोडियम या अधिक क्रियाशील धातु है, और यहाँ पर कम क्रियाशील धातुओं को रखा गया। आप वैद्युत रासायनिक संबंधित सक्रियता श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्पल्स में आ जाएगा कि क्या होता है जब जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराएं, है ना, तो क्या होगा, क्योंकि Zn अधिक मात्रा में है, क्योंकि उसका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं में है ना, कॉपर से बहुत ऊपर है, तो क्या होगा, उसी का असर नजर आएगा। ठीक है, इसलिए कहाँ ध्यान दे रहा है, इसी में ध्यान दे। ठीक है, यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता। अगला जो चैप्टर है वो कौन सा है, कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। तो ये 2-3 वीडियो तो मैं यही बताई गई है कि पेपर के टाइम पे
कि आप उन चीज़ों को पढ़ें और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कार्बन के यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है भैया, अब इनके बारे में पढ़ लें हम। कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ लेना भाई जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि है ना, जीवाश्म से ही कार्बन प्राप्त हुआ। और कार्बन के अपरूपों में ध्यान रखना, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। अपरूप, कार्बन के अपरूप ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अपरूप, ये ध्यान रखना है ना, कार्बन के अपरूप। ठीक है, और इस चैप्टर से क्या आ जाता है, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, धातु और अधातु में, धातु और अधातु वाले चैप्टर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? अपघर्षण, निस्तापन। ये इंपॉर्टेंट है, भर्जन और निस्तापन। ये अयस्कों संबंधित चीजें हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था, अब मुझे याद है। ये धातु और धातु वाले नहीं इंपॉर्टेंट। चलो अब इसी चैप्टर पे पहुंचते हैं। इसमें ही आईयूपीएसी नामकरण कई बार आ भी जाता है, आईयूपीएसी नामकरण, है ना। सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं अभिक्रियाओं में, इसमें आ जाता है हैलोजन। क्या है? हैलोजन अभिक्रिया क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसी चैप्टर में आप पढ़ के देखेंगे, है ना। और इसी में क्या है? एस्टीकरण क्या है? एस्टीकरण क्या है? हैलोजीकरण क्या है? हैलोजीकरण क्या है? क्लोरोजन, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया हुई, हैलोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, इनसे संबंधित अंत में आता है, लास्ट में पूछा जाता है कि इनके बारे में बताइए। सबकी अभिक्रिया वजह से 5 प्रश्न, 5 अंक का है, तो प्रत्येक के बारे में आप बता दीजिए विद एग्जाम्पल्स। विद एग्जाम्पल्स आप बताएं तो ये पूछा जाता है। ये अंत में आता है प्रश्न, इनके बारे में जरूर आता है। 100% आने वाला जो प्रश्न है वो ये है, आपको ध्यान रखना है, क्रियाओं से मतलब याद करके जाना कि होती क्या है। ठीक है, वैसे हमने बता रखी है कई बार, लेकिन भाई वीडियो हम ये समझा रहे हैं कि इनको पढ़ के जाए, 100% आपको ये पूछा जाएगा। ठीक है, इससे कार्बन के यौगिक संबंधित पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत हो गया, कार्बन के अणु के बारे में हो गया। ठीक है, आगे ये तो पढ़ के जाना है, ये पूछता नहीं। आगे अब आ जाता है तुम्हारा कौन सा? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में मेंडलीव तो नहीं पूछेगा, आधुनिक के बारे में पूछ सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने बनाई, मोजले ने, और परमाणु क्रमांक के रूप में उनको स्थान दिया गया। बाकी के अन्य जो थे ना, उन्होंने परमाणु भार के रूप में तत्वों को रखा था, है ना। कितने तत्वों में बता दिया, 120 तत्वों में 91 धातु है और 20 अधातु है और 7 उपधातु है, इनकी बड़ी बेसिक। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अधातु है। धातु तुम्हें पता है, सोना चांदी ये सब क्या है। तो इस चैप्टर से ये पूछा जा सकता है ना। और त्रिकोणियम क्या है? त्रिकोणियम क्या है? मेंडलीव के बारे में पूछ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है ना, वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग है, 7 आवर्त है ना। ऐसी चीज आपको याद रखनी है। मध्य में इनको स्थान दिया गया, मध्य में संक्रमण तत्वों को स्थान दिया गया है, धातुओं को, यहाँ पर क्षारीय धातुओं को स्थान दिया गया, यहाँ पी ब्लॉक में धातुओं को स्थान दिया गया। इनसे अलावा एक और ब्लॉक बनाया गया, एफ ब्लॉक, अंतर संक्रमण तत्वों को रखा गया, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इनको। तो आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो केमिस्ट्री वाली जो पार्ट था वो मैंने समझा दिया आपको, क्या क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है। क्लास 10th के लिए साइंस में पहले फिजिक्स समझाई थी, अब मैंने केमिस्ट्री समझा दी है। अगले वीडियोज़ में हम बायो समझा देंगे, इसके बाद में हम
इंटरमीडिएट का भी ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे जिसमें हम तीनों सब्जेक्टों को डालेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। इसी के साथ अपनी इस कक्षा को विराम देंगे। आप सबसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। धन्यवाद।